हेलो एवरीवन। तो आज से अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इस चैप्टर को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं यूरोपीय संघ के बारे में। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप के देशों का क्या व्यू रहा वो देखना पड़ेगा। इसमें यूरोपीय संघ उसी पहलू को आगे बढ़ाता है कि यूरोपीय देश किस दिशा में जा रहे थे। तो दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपीय देशों की सारी मान्यताएं और व्यवस्थाएं जो भी थी वो सब ध्वस्त हो गई और 1945 तक यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ मान्यताओं और व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त होता देखा। यूरोपीय कंट्रीज ने सारी अर्थव्यवस्था उनकी और जो भी मान्यताएं व्यवस्थाएं थी सब उनकी ध्वस्त हो गई 1945 तक। अब अमेरिका ने यूरोप की बहुत सहायता करी इस अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए। अमेरिका ने यूरोप की बहुत ज्यादा सहायता करी क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट चाहिए था। फिर हम देखेंगे कि अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। नाटो के तहत अमेरिका ने एक सुरक्षा को जन्म दिया जिससे अर्थव्यवस्था काफी सुधरने लगी यूरोपीय कंट्रीज की। मार्शल योजना जो थी, मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना हुई। कुछ संगठन बने, इन संगठनों की वजह से ही यूरोपीय देशों की उन्नति हो पाई, इनकी अर्थव्यवस्था खड़ी हो पाई। उनमें एक था मार्शल योजना के 1948 में यूरोपीय आर्थिक संगठन, दूसरा था 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन जो कि अर्थव्यवस्था के एकीकरण में की प्रक्रिया में एक रचनात्मक ढंग से आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी। फिर इसके बाद 1992 में इन सब प्रक्रिया को क्या हुआ, इन सब प्रक्रियाओं की परिणति क्या हुई, यूरोपीय संघ की स्थापना। 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और वो इन सभी संगठनों की परिणति थी। इन सब संगठनों का एक कह सकते हैं निचोड़ था, उन्हीं की वजह से यूरोपीय संघ बन पाया। फिर इसके बाद 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अब यूरोपीय संघ बन गया तो हम यूरोपीय संघ के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे यूरोपीय संघ बहुत विकसित होने लगा क्योंकि बहुत सारी यूरोपीय कंट्रीज सारी इसमें जुड़ चुकी थी। तो 2016 तक ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अगर यूरोपीय संघ अकेले को देखें, मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं लेकिन हम यूरोपीय संघ को देख रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज को मिला के देख रहे हैं। फिर यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रभाव बढ़ गया और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हो गई। अब यूरोपीय संघ अमेरिका से भी ज्यादा व्यापार करने लगा क्योंकि, और आप देख चुके हैं कि अमेरिका ने ही यूरोपीय संघ को खड़ा करने में मदद करी। यूरोपीय संघ के देशों का सुरक्षा परिषद में भी प्रभाव रहा। आप देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ में जैसे अभी तो ब्रिटेन बाहर जा रहा है यूरोपीय संघ से, लेकिन फ्रांस यूरोपीय संघ का जो देश है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके अलावा कई ऐसे देश भी हैं यूरोपीय संघ के छोटे छोटे जो अस्थायी सदस्य हैं और इसी की वजह से उसका सुरक्षा परिषद में बहुत प्रभाव रहा जिससे उसने दूसरे देशों की जो भी मुद्दे थे उन पर प्रभाव खड़ा किया। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे अमेरिका का ईरान परमाणु जो कार्यक्रम था उस पर यूरोपीय संघ में सुरक्षा परिषद में यूरोपीय संघ के देशों ने बहुत प्रभाव डाला। इसके बाद हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, मतलब सैनिक सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर यूरोपीय संघ में है और आर्थिक जो बजट रहता है, रक्षा बजट, वो भी यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। इससे ज्यादा अमेरिका खर्च करता है अपनी सैन्य शक्ति के ऊपर। फिर इसके बाद आंतरिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो ये तो सैन्य शक्ति और आंतरिक प्रौद्योगिकी के, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा हुई। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। यूरोपीय संघ अब सब मामलों में हस्तक्षेप करने लगा क्योंकि वो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका था। लेकिन उनके मामलों में अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की नीतियां आपस में टकराती रही। कुछ सदस्य देश जो भी थे इनके, वो उनकी विदेश नीतियां कुछ मामलों में टकराती रही और इससे एक कह सकते हैं आपकी एक अभाव दिखा यूरोपीय संघ में कॉम्बिनेशन का। फिर इसके बाद इसी कारण
इराक में अमेरिकी हमले में ब्रिटेन इसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। इन्हीं विदेश नीति और रक्षा नीतियों के कारण ब्रिटेन जो था वो इराक पर अमेरिकी हमले के साथ था और जर्मनी और फ्रांस इसके विरुद्ध थे। फिर देखते हैं यूरोप के कुछ हिस्सों ने यूरो को लागू करने में काफी नाराजगी है, इसी कारण ब्रिटेन यूरोपीय बाजार से अलग रहा। अब यूरोपीय संघ ने क्या करा कि यूरो को पूरे देशों की जो भी देश थे उन सबको यूरो को आप कह सकते हैं राजकीय मुद्रा बनाना चाह रहा था, लेकिन ब्रिटेन ने और बहुत सारे देशों ने इस चीज को करने से मना किया। इसीलिए ब्रिटेन ने यूरोपीय बाजार से किनारा किया और उससे अलग रहा। इसके बाद हम दो देश और देखेंगे, डेनमार्क और स्वीडन। इन्होंने जो मास्ट्रिक्ट संधि हुई थी उसको भी नकारा और यूरोपीय मुद्रा यूरो को भी नकारा, इसका प्रतिरोध किया। और इन्हीं कारणों की वजह से यूरोपीय संघ की विदेशी और रक्षा मामलों में शक्ति सीमित रह गई। अगर यूरोपीय संघ ऐसे ही बढ़ता रहता तो जरूर आज की डेट में अमेरिका को एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर मिलता, लेकिन कुछ देशों की विदेश नीतियों की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। आगे हम देखेंगे आसियान समूह। अब हम देखते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन था जिसको आसियान नाम से जाना जाता है। ये संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के जो दक्षिण पूर्व में स्थित देश है उनके बीच में हुआ था, जैसे अपना इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, इन 4-5 देशों के बीच में ये 5 देशों के बीच में ये शुरुआत में 5 देश इसके सदस्य थे। इन 5 देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया था। ये संगठन बेसिकली था क्या, दूसरे विश्व युद्ध से पहले और इसके दौरान एशिया की ये हिस्सा उपनिवेशकों का शिकार हुआ तथा भारी आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकाई। ये वाला जो दक्षिण पूर्व एशिया था ये दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे उपनिवेशवाद का शिकार हुआ था, तो उन्होंने बहुत कीमत चुकाई इसके लिए। इसके और शीत युद्ध के दौरान भी एक महाशक्ति के साथ जाने में उसको दबाव झेलना पड़ा। तो ये दो चीजें हुई। अब तीसरी दुनिया और एशियाई देशों के बीच में संवाद कायम करना था, मतलब एकता कायम करने के लिए आसियान संगठन का उदय हुआ, आसियान संगठन बना। और ये कब बना, 1967 में, 1967 में इस बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 5 देश इसमें शुरुआत में थे, फिर ये बढ़कर 10 देश हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे, आसियान बनने के उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य थे आर्थिक विकास तेज करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। दूसरा उद्देश्य था कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्रों के कायदों पर शांति को बढ़ावा देना। ये दो मेन उद्देश्य थे इसके। और हम देख सकते हैं कि ये यूरोपीय संघ की तरह अंतरराष्ट्रीय संगठन बनने का लक्ष्य नहीं बना रहा था, ना यूरोपीय संगठन की तरह इसमें यूरोपीय संघ की तरह, ना तो इसमें ऐसे देश थे जो अपनी विदेश नीतियों के कारण आपस में भिड़ रहे थे। ये सब देश मिलकर बहुत तेजी से विकास कर रहे थे। हालांकि इनकी जनसंख्या, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जनसंख्या कम होने के बावजूद सबसे अधिक तेजी से विकास हो रहा था। जनसंख्या कम थी लेकिन तब भी पूरे सारी कंट्रियों से ज्यादा तेजी से विकास हो रहा था, क्योंकि ये पहले से ही बहुत कम डेवलप्ड कंट्री थी और इनका बहुत अच्छे से विकास हो रहा था। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और आगे भी वो वैसा ही रहा। किसी राजनीतिक मुद्दे में उसने हस्तक्षेप नहीं किया, वो अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं बना, सिर्फ जैसा था वैसा ही रहा और अपने जो सदस्य देश थे उनको विकसित करता रहा। इसने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुख्य व्यापार क्षेत्र बनाने का भी ध्यान दिया। टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया। इसी नीति से कंबोडिया टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला। ये बातचीत पर ज्यादा निर्भर करता था, युद्ध ज्यादा पसंद नहीं किया। इस संगठन ने बातचीत को ज्यादा महत्व दिया, बातचीत से हर मुद्दे को संभाला। और वैसा ही है कि यूरोपीय संघ की तरह ये इसका पतन नहीं हुआ। यूरोपीय संघ आप कह सकते हैं कि पतन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वो उस तरह से नहीं उभरा। लेकिन आसियान संगठन बहुत तेजी से उभर रहा है और आगे भी इसमें जो भी देश इसके सदस्य बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। तो इसका यही कारण है कि वो आपस में नहीं लड़े, सब साथ मिलकर व्यापार किया। सबने बहुत सारे आप कह सकते हैं बहुत सारे मीटिंग्स हुई, बहुत सारी संस्थाएं बनी जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपस में किसी भी प्रकार का तालमेल की गड़बड़ी ना हो और
अच्छे से सब मिलकर विकास करें। तो इसलिए यहाँ पे आपको देखना एक 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यवस्था लागू की गई, जिसमें भारत और आसियान के बीच संबंधों के लिए लेकर चर्चा हुई। और इसी प्रकार बहुत सारे संगठन बने जिनसे ये सुनिश्चित हो पाया कि आसियान देश आपस में कभी किसी भी तालमेल गड़बड़ी का शिकार ना हो पाए। तो यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। आप लोगों को फिर से यही बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इस चैप्टर की, इसके सॉल्यूशंस की। आप वहां से आसानी से इस चैप्टर को पा सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस। और अगर आपको ये वीडियो में कहीं भी कुछ डाउट आए तो कुछ समझ में ना आए तो ईयरफोन लगा कर देखिए और इसको थोड़ा पीछे आगे करके, जहां पे आपको समझ में ना आए पीछे करके देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और उसके बाद एक बार पढ़ने में सब कुछ क्लियर हो जाए। बुक को केवल एक बार रीड करेंगे आप, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना। थैंक यू गाइज।